नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है एक बार फिर से स्टडी विद थ्री टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए साथियों, रीट 2024-25 चाहे वो पात्रता परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, दोनों के लिए हमारी हिंदी शिक्षण शास्त्र की जो कक्षाएं चल रही है उसके अंतर्गत भाषाई कौशल जो हमारा टॉपिक 4 है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और उसमें भी आप देखिए, इससे पहले क्लास 1 जो है इसकी हम ले चुके हैं और क्लास 1 के अंतर्गत हमने बात की थी श्रवण कौशल, और उसके बाद बात की थी हमने उच्चारण कौशल अर्थात बोलना को लेकर, ठीक है, सुनना और बोलना। आज की क्लास में हम बात करने वाले पढ़ना यानी पठन कौशल जो है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम जो है लेखन कौशल की चर्चा करेंगे और उसी के साथ हमारी जो है भाषाई कौशलों का विकास टॉपिक 4 जो है वो कंप्लीट होने वाला है। ये क्लास आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पूछे गए प्रश्नों की संख्या, यूँ कह सकते हैं कि PYQ जो यहाँ से पूछे गए हैं उनकी संख्या कम से कम 15 से लगाकर 20 है और सारी डिटेल से हम उन प्रश्नों पर भी चर्चा करने वाले हैं। क्लास आपको कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें ताकि हमें भी जो है वो मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलते हैं क्लास की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले श्रवण कौशल की हमने बात की थी, उसके बाद हमने बात की थी उच्चारण कौशल को लेकर, और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पठन कौशल को लेकर। पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य है पढ़ना तो ही है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ क्या करना है, अर्थ ग्रहण करना है। ये आपके संस्कृत की शिक्षण वीडियो में भी हूबहू प्रश्न आएगा कि पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। अब देखिए, पठन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम पठन के प्रकार, पठन की विधियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, पठन से संबंधित विकार कौन सा है? तो जब आप साइकोलॉजी में अधिगम अक्षमता पढ़ते हैं, अधिगम अक्षमता यूँ कह सकते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़, वहाँ पर देखते हैं कि पठन विकार जो होता है उसको कहते हैं डिसलेक्सिया। क्या कहते हैं इसको? डिसलेक्सिया। और अब ये जो है आपके साइकोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है और भाषा शिक्षण से भी जुड़ा हुआ है। साइलेंट रीडिंग बुक जो है वो किसकी रचना है? तो ये बुक जो है वो रचना किसकी है? ये ब्राइन की रचना है। एक भाषाविद थे, उनका नाम था ब्राइन, और उन्होंने जो है साइलेंट रीडिंग नामक पुस्तक की रचना की थी। ये आपके PYQ के रूप में पूछा गया है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में शामिल है, ठीक है। देखिए, इसके अलावा क्या फैक्ट जो है, पाठ्य पुस्तक की आंख से दूरी, अपनी जो आंखें होती है उससे पाठ्य पुस्तक की दूरी जो है 12 इंच या 30 सेंटीमीटर दूरी होनी चाहिए। ये सारी फैक्ट है। कोई भी प्रश्न अगर बन जाए अगर साइकोलॉजी या किसी भी शिक्षण विधि के अंतर्गत, क्योंकि पाठ्य पुस्तक जब हम पढ़ेंगे, अलग से हमारा टॉपिक भी है पाठ्य पुस्तक, 7वें नंबर का जो अपना टॉपिक है वो है पाठ्य पुस्तक, और उसके अंतर्गत भी हम पढ़ेंगे। और छठा जो टॉपिक है अपना शिक्षण अधिगम सामग्री, उसके अंतर्गत भी हम पाठ्य पुस्तक जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको नोट डाउन करना है, बार बार हम जो है नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। पाठ्य पुस्तक की आंख के साथ जो कोण बनेगा वो 45 डिग्री कोण होना चाहिए। और आपकी हाथ में जो आप पाठ्य पुस्तक पकड़ोगे, तो पहली बात तो ये है कि आपको पाठ्य पुस्तक जो है बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड में जो है आपको पकड़नी है। ये मनोविज्ञान, भाषा मनोविज्ञान क्या कहता है उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं। तो हाथ के साथ कितना डिग्री कोण होना चाहिए? 135 डिग्री कोण होना चाहिए। और आंख के साथ जो है कोण वो 45 डिग्री, आंख से दूरी 30 सेंटीमीटर या 12 इंच, और पाठ्य पुस्तक जो है लेफ्ट हैंड में पकड़कर उसके बाद पठन करना चाहिए। अब देखिए आगे, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है डिवाइडेशन है, क्योंकि यहाँ पर पठन के प्रकार के बारे में हम चर्चा करेंगे। रीट में 3 या 4 प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं जिसमें निम्न में से कौन सा सस्वर वाचन का प्रकार है, निम्न में से कौन सा मौन वाचन का प्रकार है, या यूँ भी पूछा गया है कि सस्वर वाचन का प्रकार नहीं है और मौन वाचन का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, स्वस्वर वाचन क्या होता है? तो स्वस्वर वाचन वो वाचन होता है, ये देखिए वाचन भी कह सकते हैं इसको, पठन भी कह सकते हैं। तो परीक्षा में अधिकांश स्वस्वर वाचन लिखा हुआ आया था और मौन वाचन लिखा हुआ है, ठीक है। तो वाचन और पठन यहाँ पर समानार्थी रूप में आपको लेने हैं। सस्वर वाचन जो है उसके 3 प्रकार है। पहला है आदर्श पठन, दूसरा है अनुकरण पठन, और तीसरा है संवेद पठन। आदर्श पठन मैंने आपको बताया कि आदर्श शब्द कहीं भी आए तो वो आपके अध्यापक के लिए होगा। तो आदर्श पठन कौन करेगा? अध्यापक करेगा। अनुकरण पठन जो है वो कौन करेगा? छात्र करेगा। और संवेद पठन जो है वो छात्रों का समूह जो होगा वो करेगा, ठीक है। ये आपके स्वस्वर वाचन के 3 प्रकार हो गए। अब अनुकरण जो वाचन है उसमें भी क्या है, देखिए इसमें क्या होगा, अनुकरण वाचन में 2 प्रकार है। एक तो छात्र, एक समय में एक छात्र अगर वाचन कर रहा है तो इसको कहते हैं कि व्यक्तिगत पठन, और एक समय में पहले क्या होगा, अध्यापक करेंगे और उसके बाद छात्र जो है समूह में उसका उच्चारण करेंगे, इसको कहेंगे सामूहिक पठन। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए अनुकरण हो रहा है, इसलिए पहले अध्यापक बोलेंगे उसके बाद छात्र समूह में बोलेंगे। और केवल संवेद पठन है, वहाँ केवल क्या है, छात्र समूह बोल रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये तीनों मुख्य तौर पर आपको ध्यान रखने हैं, आदर्श पठन, अनुकरण पठन और संवेद पठन। अब मौन पठन के अंतर्गत देखिए आप, सबसे पहला तो हो गया आपके गहन पठन।
गहन पठन का यानी मतलब इसमें आप किसी भी विषय वस्तु को जो है गंभीरता के साथ पढ़ेंगे, इसको कहते हैं गंभीर पठन। द्रुत पठन होता है, इसको कहते हैं त्वरित, तेज या विस्तृत पठन। और तीसरा है विहंगावलोकन। विहंग का मतलब होता है पक्षी के रूप में, ठीक है। पक्षी जिस प्रकार से नज़र घुमाता है उसी तरह से आपको क्या करना है, चुन चुन कर पढ़ना है। यानी कि केवल एक सरसरी दृष्टि से कोई भी जो, जैसे आप अखबार वगैरह पढ़ते हो तो वहाँ पर एक कोई पॉइंट ले लिया, उसके ऊपर सरसरी निगाह आपको घुमानी है, इसको कहते हैं विहंगावलोकन। तो मौन पठन भी जो होता है, ये भी अगर एक इसका अन्य वर्गीकरण हो रहा है, उसके अंतर्गत क्या होगा कि मौन पठन, अगर एक व्यक्ति मौन पठन कर रहा है तो इसको व्यक्तिगत पठन कहेंगे, और कई सारे समूह में अगर बैठकर पठन कर रहे हैं तो उसको सामूहिक पठन कहेंगे। लेकिन ये मौन पठन जो होता है, मौन वाचन, ये मूल रूप से व्यक्तिगत होता है, मूल रूप से व्यक्तिगत होता है, क्योंकि एक व्यक्ति तक ये सीमित होता है। एक व्यक्ति अपने मन के अंदर चुपचाप बिना होठ हिलाए पढ़ता रहता है, ठीक है। अब ये जो स्वस्वर वाचन है और मौन वाचन है, यही आपके इस पूरे चैप्टर का मेन, जो यूँ कह सकते हैं पठन जो है, पठन शिक्षण, उसमें मेन रोल अदा करेंगे। और यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए उसके बारे में हम एक बार नजर डालते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे स्वस्वर वाचन की। अब यहाँ पर रीट में जो है कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। रीट 2022 लेवल 1 में प्रश्न पूछा गया है कि स्वस्वर वाचन का गुण कौन सा है। तो स्वस्वर वाचन का मतलब होता है स्वर के साथ वाचन करना, मतलब तेज वाचन करना या दूसरे को सुनाई दे ऐसा वाचन करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, उचित ध्वनि निर्गम, मतलब आपके जो मुख से जो ध्वनि निकलती है वो उचित ध्वनि का निकलना आवश्यक है। अगर आपके उच्चारण में त्रुटि है तो यहाँ पर समस्या होने वाली है, क्योंकि जो अर्थ आप सामने वाले व्यक्ति तक जो बात पहुँचाना चाह रहे हैं वो उसी अर्थ के साथ पहुँचे, इसके लिए आपके उचित ध्वनि निर्गम का होना आवश्यक है। दूसरी चीज, एक प्रश्न पूछा गया था कि स्वस्वर वाचन की विशेषता नहीं है, तो वहां पर एक स्वस्वर वाचन की विशेषता नहीं थी। 3 विशेषता कौन कौन सी थी, देखिए। यह बोलकर किया जाता है, इससे कक्षा का वातावरण कैसा हो जाता है, स्वरमय हो जाता है, और यह छोटी कक्षाओं 4 से 8 के लिए अधिक उपयोगी है। और ये आपके रीट 2022 शिफ्ट 2 में पूछा गया था, इसलिए ये तीनों जो है एक ही प्रश्न के अंतर्गत ऑप्शंस थे। अब देखिए, रीट 2015 लेवल 2 में क्या प्रश्न पूछा गया है कि स्वस्वर वाचन का अभ्यास करने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है। तो सामूहिक वाचन जो है स्वस्वर वाचन के लिए सबसे उपयुक्त है। देखिए, स्वस्वर वाचन वैसे तो व्यक्तिगत रूप से भी हो सकता है और सामूहिक रूप से भी हो सकता है, लेकिन सबसे उपयुक्त क्या है, सामूहिक। सामूहिक क्यों है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप में कभी कभी क्या होता है, छात्र जो है वो झिझक रहती है, उसके मन के अंतर्गत जो है, उसके मन मस्तिष्क में झिझक रहती है कि मैं कैसे बोलूँगा आगे जाकर। तो इसलिए अगर सामूहिक वाचन करवाया जाए तो सभी जब बोल रहे होते हैं तो वो भी अपने साथ के साथ उसमें स्वस्वर वाचन कर लेता है, इसलिए सामूहिक वाचन जो है स्वस्वर वाचन का श्रेष्ठ प्रकार है। नेक्स्ट देखिए आप, अब देखिए यहाँ पर मौन वाचन। मौन वाचन के बारे में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो द्रुत वाचन किसका प्रकार है, तो मैंने भी आपको बताया था, विहंगावलोकन, द्रुत वाचन और गंभीर वाचन, ठीक है। ये किसके प्रकार है, मौन वाचन के प्रकार है। तो ये किसका प्रकार हो गया, मौन वाचन का। रीट 2022 लेवल 1 में पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है मौन पठन का लाभ। मौन पठन का लाभ जो है वो क्या लाभ है, तो देखिए, स्वाध्याय की प्रवृत्ति का। अब ये प्रश्न जो है रीट 2021 लेवल 2 में पूछा गया है, रीट 2017 लेवल 2 में भी पूछा गया है। तो मौन पठन का लाभ जो है स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होगा, ये इसका मेन लाभ है। उसके अलावा भी एक लाभ और है, वो भी हम बात करने वाले हैं। देखिए, मन ही मन बिना आवाज के चुपचाप पढ़ना क्या कहलाता है, तो मौन वाचन कहलाता है। काफी सिंपल प्रश्न है, केवल आपका कॉमन सेंस यहाँ पर अगर आप यूज करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जो है वो सही होने वाला है। मौन वाचन किस कक्षा से शुरुआत जो है, किस कक्षा से शुरू होना चाहिए, तो रीट 2015 में तीसरी कक्षा जो है माना गया है। कई सारे अभ्यर्थी, कई सारे टीचर्स जो है यूट्यूब पर 6th क्लास से बताते हैं, कोई 4th क्लास से, कोई 5th क्लास से, 5th क्लास से और कोई 3rd क्लास से। आपको ये ध्यान रखना है कि जो PYQ जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो प्री एग्जाम ले रखे हैं अभी, उसमें जो माना है आप वही कीजिएगा, ताकि आपके जो है आगे सुविधा रहे ऑब्जेक्शन वगैरह लगाने में भी। और बोर्ड वैसे भी यही मानने वाला है, क्योंकि जो इन्होंने पहले मान रखा है। तो मौन वाचन किस कक्षा से शुरू होगा, तीसरी कक्षा से जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, मौन वाचन का क्या लाभ है, रीट 2015 लेवल 2 में पूछा गया है, और वहां पर जो आंसर है वो A और B दोनों माना गया है। तो देखिए, ज्ञान की वृद्धि होती है मौन वाचन से, क्योंकि इसमें मौन वाचन में मुख्यतः क्या होता है, अर्थ ग्रहण होता है। मुख्यतः क्या होता है, अर्थ ग्रहण होता है। अवकाश के समय का सदुपयोग, अवकाश के समय का सदुपयोग भी होता है मौन वाचन में। जैसे आप किसी पुस्तक वगैरह को पढ़ रहे हैं, किसी लाइब्रेरी वगैरह में जाकर भी आप पढ़ रहे हैं, तो वो भी आपके पठन में क्या होगा, मौन वाचन करते हो आप वाचनालय, मतलब आपके पुस्तकालय में, तो वहां पर भी आपकी क्या होगा, ज्ञान की वृद्धि होगी, अवकाश के समय का सदुपयोग होगा। अब मौन वाचन का प्रकार नहीं है, तो वहां पर 3 मौन वाचन के प्रकार दे रखे थे, गंभीर वाचन, द्रुत वाचन और विहंगावलोकन। ये संवेद वाचन, क्योंकि ये किसका उदाहरण है,
सस्वर वाचन जो है उसका उदाहरण है, इसलिए रीट 2012 लेवल 2 में ये पूछा गया था। अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए कौन सा वाचन उपयुक्त है, तो कौन सा होगा, मौन वाचन, रीट 2012 लेवल 2 में पूछा गया है। अब देखिए पठन कौशल से संबंधित भी 3-4 प्रश्न पूछे गए सीधे तौर पे, जो ना तो स्वस्वर वाचन के लिए पूछे गए न मौन वाचन के लिए। डायरेक्ट पठन कौशल से संबंधित जो प्रश्न है कि पठन कौशल विकसित करने हेतु तो उचित उपाय कौन सा है, मतलब कोई भी ऐसा उपाय जो पढ़ने को बढ़ावा देता है, पठन कौशल को बढ़ावा देता है। तो इसमें देखिए पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तकें लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज करने का अवसर दिया जाए। कुल मिलाकर देखिए ये पढ़ने शब्द आ गया है, इसका मतलब पठन कौशल का विकास हो रहा है। रीट 2022 शिफ्ट 3 में ये पूछा गया है। पठन कौशल विकसित करने है तो सही तरीका कौन सा है, तो देखिए बाल साहित्य, वहाँ पर ऑप्शंस जो दे रखे थे उसके अनुसार रीट 2022 शिफ्ट 4 में पूछा गया है लेवल 2 में कि ये देखिए ये भी लेवल 2 है, शिफ्ट 3 वाला भी। बाल साहित्य को पढ़ना, कुल मिलाकर आपके पठन कौशल को विकसित करने वाली कोई भी गतिविधि होगी उसमें पढ़ना तो अवश्य होगा ही होगा, और मौन वाचन की आपके कोई भी होगी तो उसमें अर्थ ग्रहण होगा ही होगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या है, वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो वहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे थे रीट 2021 लेवल 2 में, उसके अनुसार प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का क्या करना है, विकास करना है। पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार, तो पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। पहला देखिए यहाँ पर है गहन और सूक्ष्म अध्ययन के पाठ, गहन या सूक्ष्म अध्ययन कहते हैं उसको, सूक्ष्म अध्ययन यानी बारीकी से अध्ययन, गहन यानी गंभीरता से अध्ययन, और दूसरा है पूरक या इसको कह सकते हैं द्रुत अध्ययन, जिसमें जो है सरसरी निगाह से पढ़ा जाता है। गहन अध्ययन और द्रुत अध्ययन ये आपके जो है पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के 2 प्रकार हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आप, ये आपके वाचन शिक्षण के बारे में जानकारी हो गई। अब हम देखते हैं कि वाचन की कौन कौन सी विधियां हैं, वाचन की यानी पठन की जो कौन कौन सी विधियां हैं, तो पठन शिक्षण की विधियों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहली विधि है वर्ण विधि, दूसरी विधि है पहली विधि है वर्ण विधि, दूसरी शब्द विधि, तीसरी वाक्य विधि, चौथी है ध्वनि साम्य विधि और 5वीं है कविता विधि। वर्ण विधि जो है, वर्ण विधि को अक्षरबोध विधि और उच्चारण विधि के नाम से भी जाना जाता है, मतलब उच्चारण किसका, वर्णोच्चारण, ठीक है। वर्ण, अक्षर, वर्ण ये सब एक ही हो गया। अब शब्द विधि में क्या होगा, देखो और कहो विधि और पद पद्धति इसके अन्य नाम है। वाक्य विधि जो है पठन शिक्षण की, किसकी, पठन शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ध्वनि साम्य विधि को ध्वन्यात्मक विधि भी कहते हैं, इसके जनक माइकल सेमर है, और इस ये जो है अंग्रेजी भाषा से आई, कौन सी भाषा से आई है, अंग्रेजी भाषा से आई, और हिंदी में जो है इसका प्रयोग न के बराबर होता है। कविता और 5वीं विधि है कविता विधि। इनके बारे में थोड़ी डिटेल से हम देख लेते हैं कि आपके संस्कृत की शिक्षण विधियों के अंतर्गत भी ये आपके काम आ जाएगा और हिंदी में भी काम आने वाला है। वर्ण विधि जो है वो प्राचीन विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि है। इसका अन्य नाम है वर्ण यानी अक्षरबोध विधि और वर्ण उच्चारण विधि। अध्यापक वर्ण शामपट पर लिखता है, कहाँ लिखता है, शामपट पर लिखता है और बोलता भी है, और फिर छात्र उसको देखकर बोलते हैं। स्वर व्यंजन का ज्ञान दिया जाता है और उसके बाद मात्रा का ज्ञान, जैसे पहले स्वरों का ज्ञान दिया जाएगा, अ आ छोटी बड़ी, फिर आपको व्यंजन का ज्ञान दिया जाएगा क ख वगैरह, ठीक है। और उसके बाद आपको मात्रा का ज्ञान दिया जाएगा कि ये अ की मात्रा है, ये आ की मात्रा है, ये ई की मात्रा है वगैरह वगैरह, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि पहले स्वर का, फिर व्यंजन का और फिर मात्रा का ज्ञान। ये आपके वर्ण विधि हो गई। दूसरी विधि आपके हैं शब्द विधि। शब्द विधि में क्या होता है, शब्द विधि से जब अध्ययन करवाते हैं तो पहले क्या करते हैं कि पहले शब्द देते हैं और उसके बाद में वर्ण। पहले शब्दों का उच्चारण होगा, पहले शब्द और उसके बाद में क्या होंगे, वर्ण। इसको देखो और कहो विधि और पद पद्धति भी कहा जाता है। पहले शब्द का उच्चारण होगा, उसके बाद एक एक वर्ण का उच्चारण होगा। चित्र की विशेष सहायता ली जाती है, इसलिए इसको चित्र विधि भी कहते हैं। विशेषतः यह पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का पालन करती है। पूर्ण से अंश जो है एक प्रकार से कौन सा शिक्षण सूत्र है, मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र है, और ये शिक्षण सूत्र जो है वो गेस्टाल्टवाद जो है उनकी देन है, मनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए वाक्य विधि। वाक्य विधि जो है पठन शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसमें पहले वाक्य, उसके बाद शब्द और उसके बाद वर्ण का ज्ञान दिया जाता है। मनोवैज्ञानिक विधि है, पूर्ण से अंश की और विधि का या सूत्र का पालन किया जाता है। चौथी आपके ध्वनि साम्य या ध्वन्यात्मक विधि। इसमें एक जैसे शब्दों का एक लयबद्ध तरीके से जो है वो ज्ञान दिया जाता है। जैसे कोई भी चौपाई वगैरह कुछ होगी जिसके अंतिम जो अक्षर है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा
जैसे देखिए आप हनुमान चालीसा के अंतर्गत देखते हैं कि रामदूत अतुलित बल धामा और अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब यहाँ पर देखिए धामा और नामा शब्द जो आ रहा है ये एक प्रकार से तुक, एक अच्छा तुक बैठ रहा है। ये एक ध्वनि समान ध्वनि वाले जो शब्द होते हैं, जैसे कि इसमें और भी क्या होगा, ध्वन्यात्मक विधि में जैसे क्या होता है कि ध्वनि साम्य मतलब जिनकी समान ध्वनि होती है उनका ज्ञान करवाया जा सकता है एक साथ, जैसे कि आना है, जाना है, खाना है। इस प्रकार से ये जो है विधि आपके ध्वनि साम्य विधि, जो कि आपके माइकल सेमर द्वारा दी गई है, अंग्रेजी से आई है और हिंदी में इसका उपयोग न के बराबर होता है। तो जैसे अंग्रेजी में अपन कहते हैं कट, बट, नट, ये एक जैसे उच्चारण जो हो रहे हैं, तो अंग्रेजी में इसका प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम। अब यहाँ पर पांचवी जो विधि है वो है कविता विधि। कविता विधि में क्या होगा, सरल शब्दों का प्रयोग होगा, छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से जो है अपने पठन कौशल का विकास होगा। कविताओं में छोटे बालकों की विशेष रुचि जो है उसका ध्यान रखा जाएगा और कविता बालक की रुचि एवं क्षमता के अनुसार होगी, सरल एवं संक्षिप्त होनी चाहिए। ज़्यादा लंबी जो है कविता यहाँ पर प्रयोग में नहीं ली जाएगी। अब इसके अलावा देखिए 5 विधि आपके हो गई है। उसके अलावा मैं आपको 3 जो विधि है उसके बारे में और जो आपके वाचन कौशल जो है उसके अंतर्गत मैं बताना चाहूँगा कि जैसे पहली विधि आपकी हो गई, इसको कहेंगे संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि के अंतर्गत क्या होता है, संश्लेषण विधि में पहले होगा आपके वर्ण, वर्णों से मिलकर बनेगा शब्द, शब्दों से मिलकर बनेगा वाक्य। इसी के जस्ट विपरीत विधि होगी आपके विश्लेषण विधि। ये वाचन की विधियों के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। तो विश्लेषण विधि होगी आपके यहाँ से रीड में 2 से 3 प्रश्न आपके पूछे गए हैं, 2 से 3 प्रश्न। काफी इंपॉर्टेंट जो बात है यहाँ पर बताने वाला हूँ, ये भी आपको नोट डाउन करनी है। विश्लेषण विधि में क्या होगा, संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ पर देखिए वर्णों को जोड़कर शब्द बन रहे हैं, शब्दों को जोड़कर वाक्य बन रहे हैं, तो ये क्रम चलेगा। विश्लेषण का अर्थ होता है तोड़ना। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले होगा आपके वाक्य, वाक्य को तोड़कर आप बनाओगे शब्द, शब्द को तोड़कर जो है वो आपके बनेगा वर्ण। तो वाक्य, शब्द और वर्ण, ये क्रम चलेगा, तो ये आपके विश्लेषण विधि हो जाएगी। ठीक है। तीसरा मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ जो कि आपके साहचर्य विधि है। कौन सी विधि है, साहचर्य विधि है। ये वाचन कौशल जो है इसके विकास के लिए, यूँ कह सकते हैं पठन कौशल के विकास के लिए ये दी थी विधि जो है मैडम मारिया मोंटेसरी ने। मोंटेसरी ने ये विधि दी थी, रीट में इसका प्रश्न भी पूछा गया है। साहचर्य विधि में क्या होता है कि एक शब्द होता है और एक कार्ड होता है, उस शब्द का उस कार्ड के साथ, ये तो होता है शब्द, और शब्द का ये कार्ड होता है, इस कार्ड के साथ क्या करना पड़ता है, साहचर्य स्थापित करना पड़ता है। तो ये आपके साहचर्य विधि हो जाएगी। अब आपके ये टॉपिक जो है जिसमें आप पठन कौशल के बारे में आज हमने चर्चा की वो कंप्लीट होता है। कल जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी आपके लेखन कौशल को लेकर। वहां से कम रीट परीक्षा में अब तक 20 प्रश्न पूछे गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक रहेगा लेखन कौशल। उसमें लेखन के प्रकार भी बढ़ेंगे, लेखन की विधियां भी बढ़ेंगे और लेखन से संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिकों या भाषाविदों के जो तथ्य थे जहां से प्रश्न पूछे गए उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। अब देखिए आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप सभी साथी अपने जितने भी ग्रुप्स वगैरह हैं जहां पर रीट के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।